हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग। होप सो सब लोग अच्छे हो। मार्केट ने तो कतई बैंड बजा रखी है। काफ़ी टाइम हो गया, मैंने भी वीडियो अभी अपलोड नहीं किया, कुछ समय से बिजी भी चल रहा था तो उस हिसाब से। लेकिन आज मौका मिल चुका है और आज हम लोग बात कर लेते हैं एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की। ठीक है, मच अवेटेड आईपीओ है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। कब से हम लोग इस आईपीओ का वेट कर रहे थे, क्योंकि एनबीएफसी सेक्टर में एक बड़ा प्लेयर है, एक बड़ा नाम है इस कंपनी का, क्योंकि ये फाइनेंसिंग और में बहुत बढ़िया तरीके से बजाज फाइनेंस को एक कड़ी टक्कर देती है। ठीक है, इस आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले 1-1.5 साल से इसका रूमर चल रहा है कि आईपीओ आने वाला है, आईपीओ आने वाला है, आईपीओ आने वाला है, लेकिन स्टिल आईपीओ नहीं आ रहा। तो एट लास्ट फाइनल है। अब 25 जून को आईपीओ ओपन होने जा रहा है और 27 जून तक आईपीओ सब्सक्राइब होगा, जो कि फ्राइडे आता है। और उसके बाद सैटरडे संडे छुट्टी है, मंडे को अलॉटमेंट, ट्यूसडे को या वेडनेसडे को लिस्टिंग, उस हिसाब से T+3 के रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखें तो अब एकदम इंतज़ार एकदम ख़त्म हो चुका है। बेसिकली मैं आपको पहले तो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में बता देता हूँ कि कंपनी करती क्या है। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन आजकल ना एक ईएमआई कल्चर आ गया है। ठीक है, यूथ जो अभी का टाइम का जो भी यूथ है या जैसा भी है, कोई भी अगर कोई भी एसेट्स परचेज करता है या फिर कुछ भी लाइक मोबाइल फ़ोन्स, टेलीविज़न, फ्रिज या गाड़ी या कुछ भी बाइक वगैरह, कुछ भी अगर कोई एसेट अगर वो परचेज़ करता है तो उसका क्या बोलते हैं कि नहीं यार, पूरा पैसा एक साथ नहीं देते। उसके मन में हमेशा यही रहता है कि पूरा पैसा एक साथ नहीं देते, चाहे पैसा उसके पास है चाहे नहीं है। वो क्या देखता है कि पूरा पैसा एक साथ ना दे, ईएमआई करवा लेते, लोन करवा लेते। तो बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ फंडिंग का काम करती है। यहाँ से उसके पास फंड्स आते हैं आरबीआई के थ्रू, आरबीआई से लोन के थ्रू फंड आते हैं और बेसिकली एक साइड से लोन लेते हैं, दूसरे साइड को लोन देते हैं, बीच में अपना खर्चा वर्चा निकाल के इनका प्रॉफिट बचता है, एज लाइक बजाज फाइनेंस। लेट मी क्लियर वन थिंग, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है, जितना ईएमआई कल्चर अभी तक आया हुआ है, ईएमआई कल्चर इससे कई गुना ज़्यादा लेवल तक बढ़ने वाला है। ठीक है, आप खुद देखोगे, आप अपने जहाँ के भी आप रहने वाले हो वहाँ पे आराम से आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ईएमआई कल्चर बढ़ चुका है। ठीक है, कोई बंदा फ़ोन ले रहा है, 10,000 का फ़ोन ले रहा है, वो भी ईएमआई पे आ रहा है। और उनमें क्या करते हैं ये लोग, जिनकी सिविल वगैरह सही नहीं करती, छोटे लोन्स को तो देते हैं इंटरेस्ट फ्री। ठीक है, और जैसे ही थोड़ा अमाउंट बढ़ जाता है, लाइक 10,000 तक के अमाउंट तक जितना मेरे को आइडिया है, ये लोग इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं ताकि आप ईएमआई भरो, आपकी सिविल भी सही हो जाए और आपका फ़ोन वगैरह आप यूज़ करो। और उसके बाद अगर कोई बड़ा लोन आप ले रहे हो, जस्ट लाइक अगर 50,000 से प्लस अगर कोई भी लोन ले रहे हो, तो उसमें ये लोग इंटरेस्ट चार्ज करते हैं 14%, 16%। और उसके बाद ऊपर में ये लोग 33, 34, 38% तक मैंने देख रखा है। पर्सनल लोन में तो ये 40% तक इनका इंटरेस्ट चार्ज होते हुए मैंने देख रखा है। तो वो चीज़ है, कंपनी का बैकबोन जो है ना वो इतना सॉलिड है ना। एचडीएफसी की सब्सिडरी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। और जहाँ एचडीएफसी का नाम आ गया, मैं आपको पहले तो ये बता देता हूँ कि आज की डेट में इंडियन का जो शेयर मार्केट है जितना भी है, एचडीएफसी के कंट्रोल में मेजर, एक बोल देना कि मेजर है उनके पास, मेजर हिस्सा है। वो चाहे जो करवा सकते हैं क्योंकि एफआई उनके कंट्रोल में है। एचडीएफसी बहुत बड़ा ब्रांड है और बहुत गजब ब्रांड है। एचडीएफसी में जो लोग हैं उनके बारे में अगर वीडियो बनाएंगे तो बड़ा वीडियो बन जाएगा, लेकिन एचडीएफसी एक ब्रांड है, उसका सपोर्ट है, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यूएशन थोड़ी तो प्रीमियम पर जानी चाहिए। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हुए मैं सीधा देखता हूँ कि अगर 12,500 करोड़ का ये आईपीओ आ रहा है, राइट। ठीक है, 25 तारीख को ओपन होगा, 27 तारीख तक फुलफिल होता जाएगा और अभी तक इसका प्राइस बैंड नहीं आया। लेकिन अनलिस्टेड मार्केट का हिस्ट्री बता दे रहा हूँ। अनलिस्टेड मार्केट में ये आईपीओ आया था 3.5 या 4 साल पहले, जिस वक्त हम लोगों ने पहली बार काम करना शुरू किया था। उस वक्त लगभग इसका टिकट साइज था 5 करोड़ के आसपास और उस वक्त इसका प्राइस रेंज था मे बी 130 या 180 के आसपास। तो उस वक्त से हम लोगों ने काम करना शुरू किया था और उसके बाद ये अनलिस्टेड मार्केट में ही इसके प्राइसेस ऊपर में 1,700 रुपये तक चले गए थे। ठीक है, 1,700 रुपये में चले गए थे और उसके बाद वापस टूटते अभी लगभग जो अनलिस्टेड मार्केट में जो इसकी रेट चली थी वो 1100-1200 के बीच में, जेन्युइन प्राइस वही थे। बाकी लोग 1300-1400 पे भी सेल कर रहे थे, तो वो एक अलग चीज़ हो गया। ठीक है, अब मेरे अकॉर्डिंग इसका फेयर वैल्यूएशन क्या होना चाहिए। दी वेरी फर्स्ट तो मैं यहाँ पे ये बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा। सिक्योरिटीज मार्केट और सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। कोई भी काम करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन जरूर कर लेना, क्योंकि आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ठीक है, तो वो चीज़ है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर जिस हिसाब से मैं देखूँ, जिस हिसाब से मार्केट ने बजाज फाइनेंस को वैल्यू कर रखा है या श्रीराम फाइनेंस को वैल्यूएशन दे रखा है, तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ, इसके पीयर कंपटीटर हो गए, बजाज फाइनेंस सबसे बड़ा मेजर कंपटीटर हो गया, श्रीराम फाइनेंस वगैरह। एक इन कंपनीज में सबसे ज़्यादा दिक्कत वाली चीज़ ये है कि इनके लॉस एसेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। लॉस एसेट्स इन द सेंस ये लोग क्या करते हैं
कि मतलब वो बोलते हैं ना कि 18 साल का अगर बच्चा भी है ना तो उसको भी लोन प्रोवाइड कर देते हैं, जो एलिजिबल नहीं है उसको भी लोन दे देते हैं। तो इनका जो बैड डेट्स है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहता है, ये कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि इनके हिसाब से अब जैसे ये लोग अगर कोई फ़ोन फाइनेंस करवाता है, कोई भी अगर फ़ोन फाइनेंस कराता है तो फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाती है, वो प्री बिल्ड पे रहती है। अगर बाई चांस वो EMI नहीं भरता है तो फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है, फ़ोन चलता ही नहीं है। तो वैसे करके इनका सिक्योरिटी पर्पज़ भी काफ़ी सही है। लेकिन अब जो इसकी वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो इसका 31 मार्च 2025 तक का पूरा डेटा अवेलेबल है, और उस हिसाब से अगर 31 मार्च लास्ट फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2025 की मैं बात करूँ तो इसने कहीं ना कहीं जो अर्निंग पर शेयर आ रखा है जो इसका, वो आ रखा है 27, जिसमें एक मेजरली मैंने जो फाइनेंशियल एनालिसिस किया तो एक टैक्स एक्सपेंस भी थोड़ा बहुत इसका एक्स्ट्रा लगा हुआ है जो लास्ट ईयर का था, उसको अगर हम लोग एडजस्ट भी कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जो इसका EPS जो आता है 31 मार्च 2025 तक का, तो वो अर्निंग पर शेयर सारा कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग देखे तो 29-30 के आसपास आता है, राइट। ठीक है, तो मैं इसको एक बार 29 के हिसाब से कैलकुलेट करता हूँ। एग्जैक्ट जो 27.25 के आसपास का इसका EPS है, लेकिन हम हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से इसको 29 मानेंगे। अगर 29 का मैं EPS मानता हूँ अर्निंग पर शेयर, तो बजाज फाइनेंस को मार्केट ने जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, जो PE रेशियो बजाज फाइनेंस को मिल रखा है वो 33 का, क्योंकि इन दोनों का जो है मेजरली पूरा का पूरा काम सेम है। मैं कहता हूँ 100% काम सेम है, तो इन दोनों को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। मार्केट में ऑलरेडी एक लिस्टेड कंपनी है तो उसको जो वैल्यूएशन मिल रखा है वो 33 का PE रेशियो मिल रखा है, और मैं इसको HDFC के सपोर्ट की वजह से मैं कहीं ना कहीं इसका जो फेयर वैल्यूएशन मानता हूँ तो थोड़ा सा प्रीमियम मैं मान सकता हूँ। 33 की जगह मैं इसको 35 का वैल्यूएशन दे सकता हूँ या 36 का वैल्यूएशन दे सकता हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ HDFC की वजह से। हालांकि बजाज भी कोई एक ऐसा ब्रांड नहीं है कि बजाज मतलब बोले ना कि थोड़ा कम वैल्यूएशन डिजर्व करता है, वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन HDFC एक प्रीमियम अपना नाम का डिजर्व करेगा ही करेगा। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूँ 29 का PE रेशियो मल्टीप्लाई बाय 35 का 29 का EPS मल्टीप्लाई बाय 35 का PE रेशियो, तो कहीं ना कहीं 1015 का जेन्युइन भाव निकल के आ रहा है। और उसके अलावा जो RBI ने अभी जो रेपो रेट वगैरह चेंज किए तो उसका भी इम्पैक्ट इसको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं 950 से 1000 रुपये का इसका फेयर वैल्यूएशन बैठता है। अब रही बात दूसरी, अगर ये IPO लेके आता है, अगर IPO लगभग मेरे हिसाब से 700 750 या 800 तक की रेंज में अगर IPO लेके आता है तो बहुत बढ़िया वैल्यूएशन पे आता है और 100-200 रुपये का आराम से अपने को गेन मिल जाएगा। लेकिन अगर ये भी चतुराई करते हैं, थोड़ा सा वैल्यूएशन एक्स्ट्रा डिमांड करते हैं या फिर उस हिसाब से हाई वैल्यूएशन चार्ज करके रिटेलर्स को माल पैराने का सोचते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं सिचुएशन थोड़ी सी टाइट हो सकती है। तो मेजरली मेरे हिसाब से जो वैल्यूएशन निकल के आ रहा है 950 से 1050 तक का वैल्यूएशन जस्टिफाइड वैल्यूएशन है, वहाँ तक ये लिस्टिंग एक्सपेक्टेड हम लोग कर सकते हैं। उससे ज़्यादा का मेरे को बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं है। अब रही बात दूसरी, अगर IPO ये 700 की रेंज में लेके आते हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन है 750 से 792 के बीच में प्राइस बैंड होना चाहिए। लेकिन अगर एग्जैक्ट नहीं है, ये सिर्फ रूमर्स है या ये सिर्फ मेरे को इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अगर जिस भी प्राइस रेंज में आता है 2 दिन में अपने को पता चल ही जाएगा। और अगर इस रेंज में आता है तो बहुत ही बढ़िया वैल्यूएशन पे ये IPO आएगा। इसी के साथ बाय बाय और प्रॉफिट कमाते रहो।